कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। नेपाल हमें क्या सिखाता है? नेपाल क्या कह रहा है? ये तमाम चीजें हमें परेशान कर रही हैं, हमें सोचने विचारने पर मजबूर कर रही हैं, क्योंकि कोई भी चीज जो आपके ठीक बाजू में घटती है, उसका असर आपके ऊपर होता है। तो इस चीजों को समझने के लिए तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। सबसे पहले हमारे साथ अनुपमा सिंह जी हैं। अनुपमा सिंह जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप मध्य प्रदेश की कई जगहों पे ब्यूरो चीफ रही हैं। इस समय आप भोपाल में रहती हैं और 20 साल से भी ज्यादा का आपको अनुभव है। अनुपमा जी, सबसे पहले हम आपसे शुरू करना चाहते हैं कि ओवरऑल आप शुरुआत करें इस विषय को समझाने की कि नेपाल हमसे क्या कहता है। अनुपमा जी। देखिए, हमको हमारे पड़ोसी देशों से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। जिस तरह का माहौल अभी अगर नेपाल में चल रहा है, हमारे देश में भी उसी तरह का माहौल है। अगर देखें तो हमारे देश में बेरोजगारी का 2025 का जो आंकड़ा आया है, उसमें बेरोजगारी जो प्रतिशत है वो 5.2 के लगभग है। और युवाओं में बेरोजगारी हमें कहें तो ऐसे देखने को मिल रही है। आपने नाम सुना होगा, एमबीए चाय वाला, एमबीए स्टॉल वाला। जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो कहाँ आए, स्टॉल लगाने पर आ गए हैं। वहीं पर अभी हाई कोर्ट में भी सिर्फ 2 साल पहले चपरासी की जगह निकली थी। जगह कितनी थी? 10 लोग, 10 चपरासियों की जगह निकली थी। और उसके लिए आवेदन केवल ग्वालियर से हाई कोर्ट के लिए 2000 से अधिक लोगों के आवेदन थे। उसमें ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तबके के जो पढ़े लिखे लोग थे, उन एमबीए, उन लोगों ने अप्लाई किया था। तो सोचिए बेरोजगारी का आलम क्या है कि अगर जगह निकलती है तो उसके लिए हर पढ़ा लिखा आदमी, हर बेरोजगार उसमें अप्लाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं और जब उनको जगह नहीं मिल रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, जैसे पड़ोसी देश नेपाल की जो हम बात कर रहे हैं, तब क्या युवाओं को डिप्रेशन के शिकार ज्यादा हो रहे हैं। और डिप्रेशन की वजह से आप देखिए कि उन वो सुसाइड के केसेस भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि भाई इतना पढ़ लिख गए, रोजगार नहीं मिल पा रहा है। अब रोजगार जब नहीं मिल पा रहा तो हर व्यक्ति हर तरह का रोजगार, जैसे कि चाय वाला या फिर स्टॉल वाला है, हर व्यक्ति उस तरह के रोजगार को करने में सक्षम नहीं है। किसी को तो उसमें ये कि मतलब बेरोजगार ये सोचता है कि हमारे घर की दाल रोटी कैसे चलेगी, हमें वो देखना है। लेकिन किसी को इतना पढ़ा लिखा बनने के, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में अगर उसे रोजगार नहीं मिलता है, तो उसको छोटे रोजगार करने में भी शर्म आती है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो युवा है वो डिप्रेशन का शिकार होता है। डिप्रेशन के शिकार की वजह से वो सुसाइड और इस तरह की जो आजकल गतिविधियां हमको अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से सुनने को मिलती है, तो रोजगार उस तरफ जा रहा है। चोरी डकैती के इस तरह के भी जो हालात नजर आ रहे हैं, वो कारण इसी का है कि उनको रोजगार नहीं है। सरकार हर बार दावे करती है कि हम रोजगार देंगे, जिसके लिए कई सारी योजनाएं भी चल रही हैं, लेकिन उस अनुपमा योजनाओं जी, का बहुत पूर्ण महत्वपूर्ण बात आपने उठाई, बेरोजगारी वाली। हमारे साथ विनोद जी हैं। विनोद जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी स्कॉलर हैं और आप अभी अभी नेपाल से लौट कर आए हैं। विनोद जी, हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं अनुपमा जी, उन्होंने एक बात बेरोजगारी की कही। जब हमने उनसे पूछा कि नेपाल हमसे क्या कहता है, तो वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उठा रही है कि बेरोजगारी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप नेपाल से अभी अभी लौट के आए हैं। पहले आप अपनी बात कहिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। आपने वहां पे क्या हालात देखे और आपने इस पूरी घटना का क्या एनालिसिस किया है? विनोद जी। ओके। नेपाल में जो जब मेरी विजिट थी, वहाँ पब्लिक में डिसकंटेंट जो था वो काफ़ी देखने को मिला था। और वो डिसकंटेंट बस उस दौरान का नहीं था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आ रहा है। सो वो डिसकंटेंट पब्लिक में था कि जो पॉलिटिकल जो सिस्टम है, उस डिसकंटेंट इतना उस लेवल पे मुझे दिख रहा था कि लोगों का भरोसा सिस्टम पे काफ़ी डिक्लाइन हो गया था। जब भरोसा इस लेवल तक गिर जाता है, तो लोगों में एक सर्टेन फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस करने का एक भावना जाग जाता है, जो मुझे थोड़ा नेसेंट स्टेज पे दिख रहा था। अब कोविड के बाद देखा जाए तो सारे बिजनेस डाउन है। आप कोई भी दुकान में जाओ, कहीं शॉपिंग मॉल में जाओ, कहीं पे भी जा रहे हो, सबका ये कहना है कि अभी तो हमारे पास कुछ बिजनेस हो ही नहीं रहा है। और कोविड के बाद रेमिटेंस कोविड के टाइम काफ़ी घट गया था, पर प्री कोविड वाला जो रेमिटेंस वाला जो अमाउंट है, वो भी अभी तक उस लेवल पे नहीं
आ चुका है। तो देखा जाए कि रेमिटेंस का अमाउंट भी नहीं आ रहा है, जो नेपाल के जीडीपी में मोर देन 30 अराउंड 33% कंट्रीब्यूट करता है। और सेकंड, कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है। अगर इंडिया में 5% अनएम्प्लॉयमेंट होने के बाद, जैसा अनुपमा मैम ने कहा कि इतना रिजेंटमेंट है पब्लिक में, वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 20% है। और वहाँ लोगों का मीडियन एज जो है काफ़ी यंग है, 25 है। सो कंट्री का मीडियन एज 25 होना और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अराउंड 20 होना, सो वो काफ़ी हद तक दर्शाता है कि लोगों का हालत उस देश में कैसा होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम ये पर्टिकुलर प्रोटेस्ट मूवमेंट को देखें तो ये स्टार्ट होता है इनिशियल स्टेज पे। प्रोटेस्ट सड़क पे लोगों का उतरना स्टार्ट होता है 8 सितंबर को, पर हमें कुछ दिन पहले जाना होगा 4 सितंबर को, जब केपी शर्मा ओली ये बताते हैं कि हम कंट्री में 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन कर रहे हैं। किस लिए बैन कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे साथ रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कंट्री के लॉ को उन्होंने फॉलो नहीं किया है। और बैन जब होता है तो यंग पॉपुलेशन, और कंट्री में भले कंट्री पुअर है बट 90% पेनिट्रेशन है इंटरनेट का। 90% इंटरनेट पेनिट्रेशन, यंग पॉपुलेशन जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है, और वो इंटरनेट बस और वो सोशल मीडिया बस ये पोस्ट डालने या न्यूज़ में अप टू डेट होने के लिए नहीं है, वो सब कम्युनिकेशन का भी बहुत बड़ा एक चैनल है कंट्री में, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन जो विदेश में जाके काम करती है, पैसे भेजते हैं, वहाँ से रेमिटेंस आता है, वो अपने घर वालों के साथ बात करने के लिए भी व्हाट्सएप, फेसबुक जैसा जो मीडिया में वो यूज़ होता है। और जब वो बैन हो जाता है, लोगों का आक्रोश और भी बढ़ जाता है। अब कम्युनिकेशन का चैनल ही उन्होंने बंद कर दिया था। सो वो धीरे धीरे आते हैं वहाँ पे। जब बैन होती है तो बैन होने का जब डिसीजन लेता है वहाँ का सरकार, तो विनोद जी एक छोटी सी बात, हम लोग कहते हैं कि अगर अभिव्यक्ति को दबाया जाए तो विद्रोह हो जाता है, क्या आप इससे को लगता है कि ये भी एक वजह थी? डेफिनेटली दबाया ही नहीं गया था, उनको काफी समय से इग्नोर किया गया था। ऐसे इग्नोर किया गया था, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि लोगों का वहाँ पे लीडरशिप के तौर पे काफ़ी वहाँ पे चेंजेस या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लीडरशिप या पॉलिटिकल पार्टीज के तौर पे चेंज आया। जैसे रवि लामिछाने एक जर्नलिस्ट थे जो बाद में जाके राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी उन्होंने शुरू किया, काफ़ी पॉपुलैरिटी था देश में। वो इलेक्शन लड़ते हैं, 20 से ज़्यादा सीट्स उनको आती है और वो कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, पर लोगों ने उनके ऊपर एक आशा देख के वोट दिया। पर उन्होंने क्या किया, जो एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके साथ कोalition बना के अपना पावर में उनको आने का जो था एम्बिशन, उनको पूरा करने के लिए वो पावर में आए, होम मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बने। फिर लोगों में ये रहा कि अब ठीक है, हम लोग नए लोग को तो लेके आपने जो एक इम्पोर्टेंट बात उठाई एज की, वो हम समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ रितु मैडम है, रितु त्रिपाठी मैडम है, जो एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रितु मैम, भी जनरेशन जी जो कहा जा रहा है, तो हम दो बातें हम आपसे समझना चाहते हैं। पहली बात, जो कहते थे कि जो जनरेशन जी है ये तो लापरवाह है, सिर्फ रील बनाने में लगी रहती है, सिर्फ सोशल मीडिया में इन्वॉल्व रहती है, भरोसे के नहीं है, हम लोग तो बड़े डिसिप्लिन होते थे, हम लोग तो बड़े भरोसेमंद होते थे ना। लोग ऐसा अपने बारे में बहुत अच्छा कहते हैं, इनको बहुत लापरवाह और अलग तरीका का मानते हैं। पहली बात तो जनरेशन जी क्या है, क्योंकि तो तख्ता पलट रहा है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि सोचते विचारते नहीं है, सिर्फ पूरे समय सोने में, खाने पीने में, नशे में या फिर सोशल मीडिया पे लगे, ऐसा तो आप नहीं कह सकते, तो गलत धारणाएं हैं। तो सबसे पहले हमें समझाइए जनरेशन जी क्या है, और फिर इसके बाद मैं आपसे अगला सवाल पूछूं। जेन जी, हम कह सकते हैं अभी वो जनरेशन है जो जिसके ऊपर पूरा भविष्य टिका है। हर बार एक जनरेशन कोई ऐसी रहती है जो जिसके ऊपर भविष्य टिका होता है कि वो जैसी है वैसा भविष्य होगा, और हमेशा पिछली जनरेशन को लगता है कि वो बेस्ट थे। ये सदियों से होता चला आ रहा है, और बाद वाले लोग उतने जिम्मेदार नहीं है, उतने बढ़िया नहीं है। ये हमेशा से चली आ रही है बात। लेकिन ये सोचना मुझे लगता है बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि मानव सभ्यता को हम देखें तो आज हम जहाँ खड़े हैं इसलिए खड़े हैं कि हम दर पीढ़ी बेहतर होते गए हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी हम बेहतर हुए हैं। हर पीढ़ी पिछली पीढ़ी की गलतियों से भी सीखी है, उसकी अच्छाइयों से भी सीखी, और आगे वाली पीढ़ी और अच्छी हो गई है।
ये लगातार चला आ रहा है। तो मैं ये नहीं मानती कि वो जिम्मेदार नहीं है या वो कम, वो आपसे ज्यादा अच्छे हैं। एक किताब है बहुत अच्छी, द सेल्फिश जीन, बहुत फेमस किताब है, आप लोगों ने पढ़ी। उस किताब का सीधा मोटो ये है कि जीन इतना प्रयोग करता है, जीन जो हमारे, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई, वो विकसित होने में ही उसका विश्वास है, और वो हर एक चीज जितनी भी संसार में मौजूद उसको विकसित कर रहा है। तो ये तय बात है कि पुरानी पीढ़ियों से जेनजी ज्यादा अच्छी होगी। ये हेल्थ को लेके कॉन्शियस है, ये पीढ़ी बहुत कॉन्शियस है अपने खाने पीने को लेके, ये अपने अधिकारों को लेके बहुत कॉन्शियस है। आप जिस तरह से दोहन पिछली पीढ़ियों में ऑफिस में हो जाता, तो कॉर्पोरेट में हमारी आपकी पीढ़ी में, इस पीढ़ी का करके बता दे कोई। ये अपने अधिकारों को लेके बहुत ज्यादा जागरूक है, और ये कोई बुराई नहीं है, ये अच्छी बात है। सत्ता पलट दी इस जनरेशन ने, ये चौंकाने वाली बात थी, इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि ये जरूरी भी था। हाँ, जो उसके साइड इफेक्ट हुए कि ये जल गया, ये आम लोगों की संपत्ति का नुकसान होता है, ये बुरा है, लेकिन सत्ता पलट देना और इस तरह से अपना पावर दिखाना नई पीढ़ी का, ये बहुत अच्छा संकेत लगता है मुझे। हाँ, इसमें कुछ हानियां हुई, ये दुख की बात है, लेकिन जेनजी क्या, हर नई पीढ़ी पिछली से तो अच्छी होती है, ये संसार का नियम है। हमारे साथ अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी भी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में पीएचडी कर रहे हैं, शोधार्थी हैं। अखिलेश जी, हम आप चूंकि युवा हैं, तो जो बात विनोद ने कही उसी बात को मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पहली बात तो आप ये समझना चाहिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो सोशल मीडिया का एक स्थिति वो भी है एक्सप्रेशन करने की, उसको दबाया जाना क्या नेपाल में जो विद्रोह हुआ, जो तख्ता पलट हुआ, उसकी एक प्रमुख वजह थी। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट। तीसरी चीजें जो कही जा रही हैं कि वहां पे लोगों को लग रहा था कि जो नेताओं के बच्चे हैं वो एक ज्यादा ऐशपूर्ण जिंदगी जीते हैं, आम आदमी परेशानी में है। तो ऐसी बहुत सारी बातें थी। तो जो युवा है, क्या वही नई क्रांति की रचना रचता है? क्या जो युवा है, जो जैन जी जिसको बोला जा रहा है, क्या वही नया रास्ता खोलेंगे? आप इसको किस तरह से देखते हैं अखिलेश जी? So, first of all, thank you so much sir for inviting me, और आप सभी लोग को शुभ संध्या। सर, अभी के जो हालिया के घटनाक्रम है उसको समझने के लिए हम लोग को थोड़ा सा जो नेपाल का भी जो कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री और जो सोशियो पॉलिटिकल डायनामिक्स है उसको देखना होगा। तो अगर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में जाए तो पिछले 30 साल में हम लोग देखते हैं कि 1990 में पहली बार जो राजशाही के खिलाफ जो पीपल्स मूवमेंट होता है, तो वो लोग उसको जन आंदोलन का नाम देते हैं। फिर इसके बाद 1996 से 2006 के बीच का समय होता है कम्युनिस्ट इंसर्जेंसी का, जिसमें लगभग 10 से 12 हजार लोग मारे गए। फिर 2008 में राजशाही अंतिम तौर पे खत्म होती और अगर हम लोग और आगे हैं तो 2015 में जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो लागू होता है। लेकिन इसके साथ एक और इशू आता है जो कि कंसेंसस डेफिसिट का है। जैसे अभी तक के जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर ओली थे, वो आते हैं CPM UML। अखिलेश, एक इंपॉर्टेंट चीज हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस चीज में आपकी एक्सपर्टीज है, वो हम उस देश का नाम नहीं लेना चाहते, इस देश में आपकी एक्सपर्टीज है, हम सिर्फ जानना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि नेपाल में जो एक अनरेस्ट हुआ है उसमें विदेशी ताकतों का हाथ है? ओके, तो सर अभी का जिसको जेन जी ये लोग रेवोल्यूशन या फिर अनरेस्ट टर्म के हैं, तो ये टोटली डोमेस्टिक फैक्टर्स के ऊपर हुआ है। लेकिन अभी का जो नेपाल का जो भी सोशियो इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल हालात है, वो पर्टिकुलरली साउथ एशिया की जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें बहुत मतलब कॉम्प्लेक्स रूप से घुसा हुआ है। जैसे कुछ मैं आपको उदाहरण देता हूँ। नेपाल पिछले 200 साल से अगर हम लोग ब्रिटिश इंडिया के टाइम से देखें
तो तिब्बत और फिर ब्रिटिश इंडिया के बीच एक बफर स्टेट हुआ करता था। फिर ब्रिटिश इंडिया और जो नेपाल में गोरखा राज था, पहली बार जो नहीं, आपको ट्रीटी क्या ऑफ लगता है शुगर। विदेशी ताकतों का भी हाथ है क्या? अब पहली बात तो लोग जी, कोई भी चीज पूरी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती है। बहुत सारा चीज ग्रे एरिया में होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि विदेशी ताकतों का हाथ था, लेकिन इसके पीछे कुछ संस्थागत तत्व हैं, जैसे कि विनोद जी और अनुपमा जी और डॉक्टर चलिए अखिलेश जी, हम रितु आपके ने पास बताया। आते हैं अगले राउंड में, फिर हम आपके पास आएंगे। आपका मैं इशारा लगभग समझ गया कि आप सीधा सीधा नहीं कहना चाहते। ठीक है, अच्छी बात है डिबेट में। हमारे साथ आशीष जी हैं जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आशीष जी, आपने तमाम लोगों की बातें सुनी। जी क्या इस तरह भारत को डरने की जरूरत है, या नेपाल क्या कहता है, भारत को क्या सबक लेना चाहिए? आप चूंकि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, देख इसलिए हम आपसे जी जानना चाहते हैं। देखिए, नेपाल के बहुत गहरे सबक हैं और इन सबक को हमें बांग्लादेश और श्रीलंका के बरक्स देखना चाहिए। बांग्लादेश में भी लगभग यही था। युवाओं ने आगे आकर के झंडा उठाया था और सरकार की क्या दुर्गति वहां पर हुई वो हमने देखा। इसके बाद श्रीलंका के हालात भी लगभग ऐसे थे, उसमें युवा ना कह के सारे एक मिक्स सारे लोगों की क्रांति थी वो। और उसके बाद ये फिर नेपाल है। तो अगर भारत का जहां तक संदर्भ की बात है, तो अगर भारत का युवा या भारत के लोग, उनका मन पढ़ने की जरूरत है। ये किसी भी निजाम के लिए जरूरी है और हर बार जरूरी है, क्योंकि आशीष जी, कोई मैं भी उस संदर्भ में जानना चाहता हूं कि कई नेताओं के बयान आने लगे कि ऐसा भारत में कभी भी हो सकता है, इसमें शायद कई अलग अलग जी पार्टिकल्स के उसके बारे में हम हाँ, जानना चाह रहे थे आपसे जी। मैं उसी 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 तरफ से बढ़ रहा था कि भारत में भी हर हर सरकार की जरूरी, क्योंकि युवा ही जो है क्रांति का सूत्रपात करते हैं, वही आगे चलते हैं, वही मोटिवेटेड कहीं से वो प्रेरणा लेते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं। तो भारत को ये देखना होगा, भारत में क्रांति जैसी ऐसी स्थितियां नहीं लगती, इतना अग्रस्त नहीं लगता, लेकिन जिस तरह की चुनौतियां बढ़ी हैं, खासतौर पर रोजगार को लेकर के, खासतौर पर मौके को लेके, अवसरों को लेके, भाई भतीजावाद को लेकर, ये मोटे तौर पे देखा जाए तो वो नहीं दिखता, लेकिन बहुत बारीकी से सेक्शन वाइज देखा जाए, छोटे छोटे उदाहरणों में देखा जाए तो नजर आता है। और ऐसा अभी हो रहा है 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, ऐसा नहीं है, हमेशा होता रहा है। लेकिन कोई ऐसी स्थिति भारत की हमेशा रही है कि बहुत ज्यादा जो है चीजों को संभाल लिया जाता है और चीजों को मैनेज कर लिया। नेता जो बोल रहे हैं उसमें कुछ राजनीतिक कूट है, कुछ सियासी शरारतें हैं, कुछ उनके अपने स्तर पे आकलन है और कुछ चुनावी गुणाभाग है। आशीष इन जी, क्या सबको कुछ लोग मिला के मौका भी खोज रहे हैं? जी कुछ लोग क्या मौका भी खोज रहे हैं क्या? नहीं, ये राजनीति में हो सकता है, क्योंकि देखिए राजनीति का एक बड़ा सेक्शन जो है, कुछ दल जो है जो संयोग से विपक्ष में भी है, तो वो युवाओं को ही लेके आगे चल रहे हैं, वो युवाओं से ही बात कर रहे हैं, वो युवाओं से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उन्हीं से डायलॉग कर रहे हैं। तो चीजें तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग संतुष्ट हैं। रोजगार एक बड़ा मुद्दा है और रोजगार जिन्हें मिल गया है उनके लिए बड़ा रोजगार बड़ा मुद्दा है। कईयों को रोजगार मिला है जो 10,000, 12,000, 15,000 पे काम कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं उन्हें 45,000, 50,000, 1 लाख मिले। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो चीजें इकट्ठी होती हैं, लेकिन चलिए अगले कई दौर में हम जगह सेकंड राउंड में फिर आएंगे और आशीष जी से समझेंगे क्या अभी राजनीतिक लोगों को भी कैसे कोई सबक लेना है, क्योंकि आशीष जी पॉलिटिकल एडिटर हैं, पॉलिटिकल रिपोर्टर है, तो उनसे राजनीतिक महकमों की बात भी हम लोग अगले राउंड में आशीष जी से समझेंगे। दूसरा राउंड थोड़ा छोटा होता है, उसमें कम समय होता है, तो मैं छोटे छोटे सवाल पूछूंगा। अनुपमा जी, क्या आपको भारतीय समाज में भी कोई अनरेस्ट दिखाई देता है? आप चूंकि जर्नलिस्ट हैं, आप हर तरह के लोगों से मिलती रहती। आपका माइक बंद है अनुपमा जी। बिल्कुल, जी इंडिया में भी जिस तरह से नेपाल में हुआ, और पॉलिटिकल कह लीजिए या इस तरह का अभी जो माहौल चल रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों में आक्रोश है। और जैसे कि मैंने कहा, जैन जी की बात हो रही थी, जैन जी में कई बच्चे इस तरह के हैं जिन्हें केवल रोजगार से मतलब है, उनको रेपुटेशन है। जैसे कि मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने बताया था, एमबीए चाय वाला, जो वर्ल्ड मतलब इंडिया में कई जगह की उसने ब्रांचेस खोली, उसे ये नहीं फ्रेंचाइजीज हैं, लेकिन उसको ये नहीं लगा कि मैं चाय बनाऊंगा एमबीए करके,
लेकिन उसने सोचा कि मैं रोजगार कैसे कमाऊंगा। तो इस तरह के बच्चे भी हैं। कुछ बच्चे आक्रोशित भी हैं। आज के जो जेनजी के बच्चे हैं उनको आप देखिए पेशेंस नहीं है, उनका पेशेंस लेवल नहीं है। जरा सा भी अगर माँ बाप ने कह दिया, टीचर्स ने कह दिया, या आस पड़ोस में कुछ हो गया तो वो सुसाइड के लिए चले जाते हैं। तो हर तरह के बच्चे आज के दौर में मिल रहे हैं। और आज का बच्चा अपना अधिकार लेना जानता है, वो जानता है अनुपमा कि जी, उसे क्या आपको यहाँ भी असंतोष दिखाई दे रहा है? क्या आप जर्नलिस्ट हैं, आप हर बिल्कुल वर्ग से मिलती रहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल असंतोष है। आप देखिए कि जिस तरह कई कई बार हर प्रदेश में रोजगार को लेकर आंदोलन होते हैं, बच्चे कुछ भी कर जाते हैं, सरकारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हानियां पहुंचाई जाती हैं जब भी आंदोलन हुए हैं। हालांकि अभी तक इस तरह का बहुत बड़ी घटनाएं हमारे देश में नहीं हुई हैं, लेकिन अक्सर ये देखने को आया है कि जब युवाओं ने आंदोलन किया है, जब युवाओं ने कुछ भी मांग करनी चाहिए, तो वो ये भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। चाहे सरकारी प्रॉपर्टीज हो, उन पर उनका ध्यान नहीं रहता कि उससे नुकसान होगा, लोगों को क्या नुकसान होगा। तो आंदोलन तो अगर इसी तरह का दौर अगर चला और रोजगार की समस्याएं रही तो हमारे देश में भी इसके जो छींटे जो है वो आ सकते हैं। जी चलिए, विनोद जी से फिर से एक बात समझते हैं। विनोद जी, आपने अभी जनरेशन जी वाली बात बताई कि वहां पे इस आंदोलन के जो मुखिया हैं वो युवा लोग हैं या युवाओं में संतोष। हम आपसे दो तीन बातें समझना चाहते हैं। पहला, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि जो युवा हैं, अगर वो कोई चेंज कर रहे हैं तो ये तुरंत गुस्सा में किया गया चेंज है या ये सोचा समझा एक सैद्धांतिक चेंज है? दूसरा, मैं समझना चाहता हूँ आपको क्या लगता है, ये चेंज अगर होगा तो कोई स्थायी डेवलपमेंट, स्थायी चेंज होगा, या ये सिर्फ मौके का है, चेंज होगा, गुस्से में उन्होंने जो किया आगजनी या आंदोलन, और फिर ये वापस बदल जाएगा? आपको किस तरह से देखते हैं विनोद जी? ओके, ये चेंज सर एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या होता है कि प्रोटेस्ट मूवमेंट में फ्यूचर के बारे में बाद में जाके क्या होगा ये ज़्यादा नहीं सोचा जाता है। प्रोटेस्ट जब होता है ये होता है कि अभी सत्य में जो उनको हटाना है, राइट, उनका अल्टीमेट गोल नहीं होता, इमीडिएट एक गोल होता है कि इनसे हमारा देश का भविष्य नहीं बनेगा, इनको पहले हटाना है। सो नेपाल में भी वही हुआ। जब प्रोटेस्ट में उतर आए, प्रोटेस्ट में कोई लीडरशिप नहीं था, उनके पास ये नहीं था कि इनको हटा के हम इसको रखेंगे इसके रिप्लेसमेंट में, ऐसा तो नहीं था। जब प्रोटेस्ट हुआ डे 1 में इनका ये भी नहीं था कि इनको हटाना है यहाँ से, इनको ये था कि इनको दिखाना है कि पब्लिक आपसे खुश नहीं है, आपको पब्लिक के लिए काम करना होगा। पर प्रोटेस्ट का रुख डे 1 में जब ये प्रोटेस्ट में उतर आते हैं और पार्लियामेंट की ओर जाते हैं, तब जो वहाँ का सिक्योरिटी फोर्सेस है उनके ऊपर वायलेंस का इस्तेमाल करती है। सो आक्रोश तब जाके बढ़ता है। अब जेन जी के साथ अगर आप वायलेंस से जेन जी को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, हर जगह कहीं पे भी देखो जेन जी का प्रोटेस्ट बहुत सारी जगह हुई है, पर जब वायलेंस का इस्तेमाल किया गया है तभी जाके सरकार बदले। शायद एक 12 साल के बच्चे को मार दिया गया, राइट। गोली तो मार जेन जी को आप वायलेंस से रोक नहीं सकते हो, क्योंकि एक तो यहाँ दुनिया के इस पार्ट में देखा जाए तो जेन जी का इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन नंबर भी बहुत ज्यादा है। और सोशल विनोद जी, मीडिया क्या इसको आप मिस हैंडलिंग भी मानते हैं क्या? वेरी मच मिस हैंडलिंग तो वेरी मच। आप जेन जी एक दिन जब प्रोटेस्ट में उतर आते हो, आप वहां पे शूट करते हो, बोलने के लिए कहा गया है कि रबर बुलेट का इस्तेमाल किया, रबर बुलेट का वो हम लोगों ने आदेश दिया था, पर वहां पे मेटल बुलेट्स यूज हुए हैं। वी हैव सीन एविडेंस ऑफ दैट, उसका पूरा एविडेंस है कि मेटल बुलेट्स यूज हुए। इनफैक्ट ये भी जानकारी आई है कि पार्लियामेंट अंदर ले जाके उनको उनके ऊपर अंधाधुंध गोली चलाया गया है। ये भी काफ़ी न्यूज़ फैल रहा है, सोशल मीडिया में ही आ रहा है। तो ये जो सारा न्यूज़ है ना, ये जो देख के लोगों के ऊपर जिस तरीके से वायलेंस का प्रयोग किया गया है, ये आक्रोश तब जाके अगले दिन जो हमें पब्लिक प्रॉपर्टी का डिस्ट्रक्शन वगैरह जो भी आग लगाना है, पॉलिटिशियंस को अटैक करना है, ये आक्रोश रेस्पॉन्स में आया है जो स्टेट ने उनके ऊपर जो वायलेंस का इस्तेमाल किया था, उस वायलेंस का जवाब देने के लिए पब्लिक ने भी वायलेंस का ही रास्ता चुना। विनोद जी, इस बात को ऋतु मैडम से समझते हैं। ऋतु मैडम, विनोद जी कह रहे हैं कि मिस हैंडलिंग हुआ जैन जी के साथ, तो दूसरी जो उन्होंने पहले बात कही थी कि वो जो अभिव्यक्ति, जो एक्सप्रेशन को दबाया गया, ये दोनों चीजें हम आपसे कंबाइन करके पूछें तो इसका सॉल्यूशन क्या है? क्या अगर आप जैन जी को सिर्फ अगर दबा के और हिंसा से या ताकत से रोकना चाहेंगे तो वो नहीं रुकेंगे क्या? सिर्फ बातचीत से रुकेंगे, यानी क्या इसका सॉल्यूशन क्या है?
ये तो सिर्फ जेंजी के बारे में नहीं है, अभी तक हम देखें तो ऐसे ही है। अगर आप ज्यादा दबाएंगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में हिंसाएं भी बढ़ेंगी, उसके क्रांतियां भी, जितनी भी क्रांतियां हुई तभी हुई जब यहाँ पे सरकार ने या कोई फांसीवादी नेता ने जो बहुत ज्यादा जब शोषण किया, उसके बाद में क्रांति हुई। तो क्रांति के मूल में ही यह है कि आप किसी के मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं, और वो एक हद तक ही दबाया जा सकता है किसी को। एक एक लिमिट होती है जहां तक इंसान सहता है, उसके बाद में वो प्रतिक्रिया हिंसक हो जाती है। या गांधीवादी तरीके से शुरुआत नेपाल में भी गांधीवादी तरीके से हुई थी। स्टूडेंट सिर्फ अपने पोस्टर वोस्टर बैनर लेके, उनने जो आवेदन दिया था वो यही दिया था कि हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। किसी भी क्रांति की शुरुआत आज तक हिंसा से नहीं हुई, मुझे ऐसे लगता है। जनता अपनी बात रखती है, लेकिन जब उसकी बात सुनने की जगह उस पर आक्रोश दिखाया जाएगा तो फिर वो गुस्से में बदल जाती हैं चीजें। रितु मैडम, क्या इनकी जनरेशन की ताकत को कम आंका गया क्या? बिल्कुल, जोक बने, जेनजी पे सबसे ज्यादा मीम्स बने, जेनजी को इस तरीके से डील किया, अरे ये तो इनको कुछ नहीं पता, ये सिर्फ फोन में घुसे हुए लोग हैं। नहीं, वो परफेक्ट जनरेशन है, वो भगत सिंह वाली जनरेशन लग रही है मुझे। जब भगत सिंह अपनी यंग एज में थे, ये वो वाली जनरेशन है। आप नहीं दोगे हक तो वो ले लेंगे, खुद नहीं बचेंगे लेकिन दूसरों को डालेंगे। समय कम है तो समापन के लिए हम आशीष जी के पास जाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं अखिलेश जी के पास एक छोटा सा जवाब जानना चाहता हूँ। अखिलेश जी, दो बातें जो समझ में आई हमको एक्सपर्ट से बात करके, जैसा कि विनोद जी ने, चूंकि वो नेपाल से अभी भी आए हैं, उन्होंने पूरी बात बहुत विस्तार से समझा के रखी, तो उनकी बात सुन के या रितु मैडम की बात सुन के या उपमा जी की बात सुन के लग रहा है कि सिस्टम का इंटरनल फेलियर है, और उसको एक कह के दबाना के तो विदेशी ताकतों ने फैलाया है, कुछ अटपटा सा लग रहा है ना। जैसे विनोद जी ने कहा कि वहां पे अनरेस्ट था, रितु मैडम कह रही है ताकत थी, उनको जब दबाओगे आप तो हिंसा करेंगे। अनुपमा मैडम कह रही है कि वो अनरेस्ट ऑलरेडी था वहां पे, अनएम्प्लॉयमेंट दूसरी चीजों को लेके, तो इसमें विदेशी ताकतों का इतना नहीं, ये सिस्टम का फेलियर लग रहा है। आपका क्या कहना? जी बिल्कुल, ये मैं बहुत शुरुआत से बोल रहा हूँ कि नेपाल के साथ जो इंस्टीट्यूशनल दिक्कतें हैं, कि उन लोग को संविधान को लेके कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, और फिर उन लोग का जो नेशनल आइडेंटिटी है कि लोकतंत्र होना चाहिए, कि राजशाही, इसको लेके लगभग पिछले 25-30 साल से टसल है। और फिर दूसरा देखें, उन लोग का जो इकोनॉमिक सिस्टम है काफी हद तक, जैसे कि विनोद जी पहले ही जिक्र कर चुके, कि लगभग 35% से ज्यादा जो अखिलेश जी, समय रेमिटेंस है कम है उस इसलिए पे माफी चाहता हूं, निर्भर मैं है। शो को खत्म करने के लिए आशीष जी के पास जाऊंगा। सॉरी, टाइम कम रहा हमारे जी पास। आशीष जी, क्या हमारे देश के नेताओं को इससे कोई सबक लेना है, या आप क्या कहते हैं कि क्या चीजें बदल रही हैं भारत में भी? आशीष जी, आपका समापन। तो ये निश्चित तौर पर हमारे हमारे आसपास जो कुछ होता है उसका सबक लेना बहुत जरूरी है, उसका अध्ययन करना जरूरी है, उसकी वजह जानना जरूरी है। ये सरकारों का और प्रशासन का इनका काम है, इन्हें देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, युवाओं को बच्चा समझ के नहीं डाला जाना चाहिए कि अरे यार बच्चे हैं, देख लेंगे, समझा लेंगे। उनको छोटे छोटे खिलौने देके, यानी छोटी छोटी योजनाओं का झांसा देकर बहलाना नहीं चाहिए। ये इसका पूरा सबक है, और ये सबक पूरे आसपास के देश से लेके हमारे देशों में भी, इंडिया में भी लागू होता है। युवाओं ने 80 के दशक के आखिर में क्रांति की थी यहाँ पर। वो हालांकि आरक्षण वगैरह को लेके थी, लेकिन बहुत जबरदस्त हुई थी, बड़े प्रभावी, इसको आज भी याद किया जाता है। तो इस तरह की चीजें हैं कि अगर हम उनको बच्चा समझ के, अब तो बच्चे नहीं है वो, बच्चे हम थे उनकी उम्र में समझ के हिसाब से, लेकिन अब वो बहुत बड़े हो गए हैं, क्योंकि उनके आसपास इतना सारा सूचनाओं का भंडार है, तो वो बहुत अपडेट है। तो सबसे बड़ी बात है, नेपाल की जो बात है वो राजशाही से स्वराजशाही की तरफ बढ़ते हुए कदम मुझे नजर आते हैं। लेकिन हम भारत के संदर्भ में इसको देखें तो इसमें यही है कि उनकी जो जरूरतें हैं, उनकी जो चीजें, उनको समझना चाहिए कि भारत अभी सब युवा देशों में, दुनिया में युवा देश के तौर पे थोड़े दिनों बाद ये युवा जो है जल्दी से प्रौढ़ देशों की श्रेणी में आने वाला है। तो हमें ये सारी चीजों को देखना होगा, और इनके नजरिए से इनको वोट बैंक मानकर, या इनको सिर्फ ताकत के तौर पर चुनाव में इस्तेमाल करके और छोटे मोटे झुंझुने पकड़ाने से बात बनेगी नहीं। आशीष और जी, किसी स्कूटी भी लैपटॉप से बात नहीं सरकार बनेगी। आशीष जी, जी, स्कूटी लैपटॉप से बात नहीं बन पाएगी। स्कूटी तो स्कूलों मिल रही है, बच्चे हो गए हैं बड़े, मामला जो है वो नौकरी वाला है। बिना नौकरी के बात बनेगी नहीं, क्योंकि झुंझुना जो है थोड़ी देर का है, मतलब ये थोड़ी देर काम आता है, मजा आता है, लैपटॉप दे दिया, अपनी फोटो लगा के ये वो कर दिया, इससे बात बनेगी नहीं। बात यही है
कि उनका अगले 25-30 साल का जो उनका फ्यूचर की चिंता है, वो चिंता सरकार की चिंता होना चाहिए। और चलिए आशीष जी, इसके समय अलावा की मजबूरी है, हमें खत्म करना होगा, लेकिन विनोद जी कुछ कहना चाहते हैं तो विनोद जी की बात पे इसको शो को खत्म करते हैं। जी विनोद जी। जब बात जेनजी की हो रही है तो जेनजी के ताकत को हमको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। प्रोटेस्ट हुए हैं, प्रोटेस्ट फ्रांस में पिछले 5 साल में काफ़ी बहुत लोग लाखों के तादाद में सड़क पे उतर आए थे, पर वो जेनजी लेड प्रोटेस्ट नहीं थे। जर्मनी में भी वही हाल हुआ था, प्रोटेस्ट में बहुत लार्ज नंबर पे लोग आए थे, पर जेनजी लेड प्रोटेस्ट नहीं थे, और वहाँ पे तख्ता पलट और सरकार भी बदली नहीं। और आप जहाँ पे भी जेनजी लेड प्रोटेस्ट है वहाँ पे तख्ता पलट हुआ है, सरकार बदली है। सो जेनजी के पावर को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जेनजी को समझने के लिए हमें पॉलिटिकल जो इलीट है उनका जो एवरेज एज है वो एवरेज एज में भी हमें घटाना चाहिए, क्योंकि वो जनरेशन वाले इस जनरेशन वाले समझना, उनको इस जनरेशन वाले को समझना इतना आसान नहीं होगा एज कम्पेयर टू वो जो 35 या 40 साल के हैं। सो नहीं, वो जैन जी की ताकत को हम लोग कम नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं समय कम इसलिए अब आशीष जी का एक जो पसंदीदा शेर है, आशीष दुबे जी जो हमारे पत्रकार बैठे उनका एक पसंदीदा शेर है, उससे मैं खत्म करता हूँ कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ये युवाओं के लिए है, और जिस ताकत का आप लोगों ने एहसास कराया कि युवाओं में शक्ति है, वो ताकत है किसी भी चीज को बदल देने की। ये आशीष जी का पसंदीदा शेर है, सुना मैंने दिया क्योंकि समय कम था। चलिए, आप सब लोगों ने मेरे साथ इस महत्वपूर्ण बात में, चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फिर जल्दी ही मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।